Good morning, students. I welcome you all to CATG online classes. I hope and pray that you all must be very fine at your home. तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर आई से। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि आई का जो वेंट हॉफ फैक्टर है उसका सबसे सिंपल मतलब होता है how many times the number of solute particle how many times the number of solute particle चेंजेस का मतलब होता है कि सोल्यूट पार्टिकल का नंबर इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंजेस इन सोल्यूशन में जाने के बाद सोल्यूट के पार्टिकल का जो नंबर है वो कितना गुना चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर आई। तो देखो ये जो वेंट हॉफ फैक्टर है कैसे किन रिएक्शंस में किन सिचुएशन में हमें अप्लाई करना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर के अंदर NaCl डाल दिया, ठीक है। NaCl को आप जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये टूट जाता है दो पार्ट में, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ये दो पार्ट में टूट गया है। आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल NaCl लिया था तो पहले 1 मोल पार्टिकल थे NaCl के, ठीक है ना। 1 मोल पार्टिकल थे वो 2 मोल में कन्वर्ट हो गया है। कैसे? तो 1 मोल Na प्लस बन गया है और 1 मोल Cl माइनस बन गया है। तो देखो 1 मोल पार्टिकल 2 मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि दुगुना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो आप बोल सकते हो कि I का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि I है how many times the number of solute particle changes in solution। अच्छा, ये I का वैल्यू 2 तो तब होगा जब जितना NaCl लिए हैं पूरा का पूरा NaCl डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए। जैसे 1 मोल NaCl लिया आपने और 1 मोल पूरा का पूरा टूट गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जितना NaCl लेते हैं वो पूरा डिसोसिएट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने टोटल 10 मोल NaCl लिया और 10 मोल में से 5 मोल NaCl डिसोसिएट कर गया, टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, और बचा हुआ 5 मोल डिसोसिएट नहीं किया। या फिर ऐसा समझो कि आपने 1 kg NaCl लिया, उसमें से आधा kg NaCl 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है और बचा हुआ आधा kg डिवाइड नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में I निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है बच्चों लास्ट क्लास में। यहां पर n क्या है? तो n है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मींस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज 1। तो ये हो गया n, 1 प्लस 1 बाय 1 यानी कि 2 हो गया, माइनस 1। और अल्फा क्या है? अल्फा है कितना परसेंटेज या कितना पोर्शन NaCl का टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 kg NaCl लिया है और वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया तो अल्फा का वैल्यू होगा 1। अगर आपने 1 kg NaCl लिया है, आधा kg डिसोसिएट हुआ है उसमें, तो अल्फा का वैल्यू होगा 1/2 यानी 0.5। या ऐसा मान लो आपने कि 1 मोल NaCl लिया है और उसमें 25% ही डिसोसिएट हुआ,
तो आई का वैल्यू होगा, सॉरी अल्फा का वैल्यू होगा 0.25। तो हम एक बार मान के चलते हैं कि NaCl पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 1। जब NaCl पूरा डिसोसिएट होता है अल्फा 1 हो जाएगा, और इस तरीके से अल्फा 1 रख दोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 2। तो आप फॉर्मूला यूज करके भी I का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लॉजिक यूज करके, NaCl 1 मोल था 2 मोल में कन्वर्ट हो जा रहा है तो दोगुना हो जा रहा है, इसलिए I कितना आ गया, 2 आ गया। अब बच्चों ये तो वो केस हो गया जहां पर कोई सोल्यूट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं, आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ सोल्यूट ऐसे भी होते हैं जो टूटते नहीं है, डिसोसिएट नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। 2 छोटे छोटे पार्टिकल थे और वो जुड़ करके एक पार्टिकल बन जाते हैं। जैसे आपने A ले लिया और प्लस B ले लिया, और सॉल्यूशन में डालने के बाद ये दोनों जुड़ करके C बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने 1 मोल A ले लिया और 1 मोल B ले लिया, तो आपने सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल ऐड किया, तो आपने 2 मोल ऐड किया, 1 मोल A 1 मोल B। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद ये दोनों जुड़ गए, रिएक्ट कर गए, ये A है ये B है, अब दोनों जुड़ गए, ये जो बना है ये क्या है, ये है C। तो 2 मोल पार्टिकल जुड़ करके 1 मोल C बना लेते हैं, तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया है। ऐसे केसेस में I का वैल्यू हम लोग कितना बोलेंगे, तो I 2 टाइम्स कम हो गया है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 टाइम्स कम हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे I इक्वल टू 1/2। अच्छा ये 1/2 हम लोग तब बोलेंगे जब 1 मोल A और 1 मोल B पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन करके C बना दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 मोल A और 1 मोल B में से दोनों के आधा आधा मोल रिएक्ट करके C बना लिए, और दोनों के आधा आधा मोल रिएक्शन में बचे हुए हैं, वो रिएक्शन नहीं किए। उन केसेस में आई निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करना सीखे हैं, लास्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़े थे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। आई होता है 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। अब यहां पर यह है 1 प्लस 1/n, क्या है n के बारे में सोचा जाए एक बार। जब 2 पार्टिकल टूटता था, सॉरी जब एक पार्टिकल टूट के 2 में कन्वर्ट होता था तो n होता था सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यहां पर 2 पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो ऐसे केस में n होगा सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, जो कि 1 + 1 है, डिवाइडेड बाय stoichiometric coefficient of product divided by 1 and -1। और बीटा क्या है, बीटा है कितना परसेंट A और B रिएक्शन कर जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। जैसे A और B पूरा का पूरा रिएक्शन कर गया तो बीटा बोलेंगे 1 है। आधा A और आधा B रिएक्शन किया है तो बीटा बोलेंगे 0.5 है। 25% है, 25% भी रिएक्ट किया है तो बीटा बोलेंगे 0.25 है। तभी हम लोग मान लेते हैं कि पूरा का पूरा A और B रिएक्शन कर गया है तो बीटा हो जाएगा हमारा 1, बीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पर बीटा का वैल्यू 1 रख दीजिए तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1, तो ये आंसर आ गया 1/2। तो देखिए आप या तो फॉर्मूला यूज करके आंसर ला सकते हैं या फिर लॉजिकली सोच करके आंसर ला सकते हैं कि I होता है
कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंजेस इन सोल्यूशन। तो देखिए कि सोल्यूट पार्टिकल के चेंज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई। हमें पता है कि आपने किसी सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट कुछ ऐड किया है तो पाई कैसे निकालते हैं। पाई होता है CRT, जहां पर T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर जिसका एक और नाम होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, और C है मोल्स ऑफ सोल्यूट। N रिप्रेजेंट करता है मोल को, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, V मतलब वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ता है लीटर में, इंटू RT। तो आपने N मोल सोल्यूट डाला तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया और बोला कि ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू। लेकिन हुआ क्या, सोल्यूट पार्टिकल तो चेंज हो चुका है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके हैं। कितना गुना चेंज हुआ है, तो I टाइम्स चेंज हुआ है। कितना गुना चेंज हुआ है, I टाइम्स, I गुना चेंज हो गया। तो होगा क्या, ये जो वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू कहलाएगा कैलकुलेटेड। कौन सा वैल्यू कहलाएगा, ये कहलाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू, या फिर कहलाएगा थियोरेटिकल वैल्यू। जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा पाई एक्चुअल, या फिर इसको बोलेंगे पाई एक्सपेरिमेंटल, या फिर इसको बोलेंगे पाई ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल, एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड, ये सभी वैल्यू, ये सभी नाम एक ही है। तो ये कैसे निकालोगे, आपको करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा कि जितना गुना सोल्यूट चेंज हुआ था उतना गुना मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। कितना टाइम्स चेंज हुआ था, I टाइम्स। तो जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें I N सोल्यूट बाय V सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, इंटू RT। अब आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और सिंपल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, N सोल्यूट बाय V सोल्यूशन, ये कहलाता है C। तो आपका फॉर्मूला बन गया है I इंटू CRT। तो पहले क्या फॉर्मूला था, या थियोरेटिकल वैल्यू कैसे निकालते थे, वो निकालते थे CRT से। अभी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलता है, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलता है, वो निकलता है I इंटू CRT। तो ऐसे और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जैसे ये तो हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अगले प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। तो बच्चों अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। क्या नाम है इसका, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेल्टा TB कैसे निकालते हैं हम लोग, ये होता है KB इंटू M मोलालिटी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी को बोलते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय W रिप्रेजेंट्स वेट। क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही तो मोलालिटी होता है। लेकिन हुआ क्या है कि सोल्यूट जो है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके हैं। तो आप तो पुराना जितना मोल ऐड किए वही सोच करके ये मोलालिटी निकाल रहे हो, तो आपका जो आंसर आएगा ये कहलाएगा थियोरिटिकल या फिर कैलकुलेटेड। ये कहलाएगा डेल्टा TB कैलकुलेटेड, या फिर इसका क्या नाम है, थियोरिटिकल। अगर आपको डेल्टा TB एक्चुअल निकालना है, डेल्टा TB एक्चुअल, या फिर जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, या फिर जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड,
ठीक है, तो अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, केबी तो लिख दीजिए एज इट इज। केबी होता है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। सोल्यूट के मोल्स चेंज हुए हैं तो जितना गुना चेंज हुआ है उतना गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से। कितना गुना चेंज हुआ है, आई टाइम्स, तो आप लिख सकते हो आई इंटू एन सोल्यूट बाय W रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, W सॉल्वेंट इन केजी। और यहां से आपका फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हो जाएगा, इस आई को अलग कर लीजिए, हो गया आई इंटू के बी, और एन सोल्यूट बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट, एन सोल्यूट बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट है आपका एम, स्मॉल एम, जिसका मतलब है मोलैलिटी। स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मोलैलिटी। तो इस तरीके से आप I मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गया। अब बच्चों इसी से एग्जैक्टली मिलता जुलता एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, आप बता सकते हो कौन सा, एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता, वो है डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसका वैल्यू होता है KF इंटू मोलैलिटी। तो KB की जगह पर KF लेते आइए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात हो जाएगा। और फिर जो चेंजेज हम लोग यहां पर किए हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, वही चेंजेज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में आएगा। ये जो डेल्टा TF है इसको कैलकुलेटेड या फिर थियोरेटिकल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग उतना ही मोल लिख रहे हैं जितना मोल हम लोग सोल्यूशन में ऐड किए हैं। पर हुआ क्या होगा कि वो सोल्यूट जाकर के सोल्यूशन में या तो टूट गया होगा या फिर जुड़ गया होगा। तो अगर टूट या जुड़ गया होगा तो ये मोल्स चेंज हो गया होगा, और कितना गुना चेंज हुआ होगा, आई टाइम्स चेंज हुआ होगा। इसीलिए जब हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे होते हैं डेल्टा TF का या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो एन सोल्यूट को आई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है इस तरीके से। KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और M है मोलैलिटी। तो देखिए बच्चों तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग बहुत आसानी से तुरंत पढ़ लिए। अब एक और बचा है, वो कौन सा है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए तब अगला हम बताएंगे। तो अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो हम लोग कैलकुलेट करते थे RLVP, कैसे क्या होता है RLVP, तो RLVP होता है P0A माइनस PS डिवाइड बाय P0A। अब जिन बच्चों को ध्यान नहीं उसके लिए मैं फिर से बता दूं, P0A होता है किसी लिक्विड सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और PS होता है जब उस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जैसे NaCl, ग्लूकोज, यूरिया ये सब डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर घट के जितना होता है वो है PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P0A तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी क्वांटिटी को कहते हैं RLVP, और इसका वैल्यू होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब बोलोगे B क्या है, तो लिख देंगे, अभी बता देंगे आपको। A है आपका सॉल्वेंट, A क्या है सॉल्वेंट, और B क्या है, B है सोल्यूट जो कि कैसा है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ठीक है ना। N रिप्रेजेंट्स मोल, ये X पढ़ सकते हो इसको या फिर काई पढ़ सकते हो, दिस रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये होता था बच्चों RLVP, पर अभी हुआ क्या है, सोल्यूट के मोल्स B के मोल्स चेंज कर गए हैं, सोल्यूट के मोल्स चेंज कर गए हैं, कितना गुना चेंज हुआ है, I टाइम्स। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ये कहलाएगा थियोरेटिकल, क्या कहलाएगा थियोरेटिकल, या फिर कहलाएगा ये कैलकुलेटेड।
कैलकुलेटेड। और एक्चुअल वैल्यू अगर आपको निकालना हो RLVP का तो कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे P0A माइनस PS बाय P0A, यही RLVP होता है। इसका कौन सा वैल्यू चाहिए आपको? एक्चुअल वैल्यू चाहिए या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी जो है ना, इसी को वर्ड में लिखते हैं RLVP, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्टली इसी क्वांटिटी को यहां पर लिख दिया है। इसका एक्चुअल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस फॉर्मूले में NB बाय NA प्लस NB, इसमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहां? जहां जहां सोल्यूट के मोल्स आ रहे हैं। ये हो गया I और यहां पर भी I। तो ध्यान रखना बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जितने फॉर्मूले थे हर जगह I एक ही बार मल्टीप्लाई होता था और इसमें I दो जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट दो जगह पर आते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो इस फॉर्मूले को यूज करने में फर्दर कि सर I दो जगह आ रहा है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है, परेशानी हो सकता है, तो उसका भी मैंने तरीका आपको बता दिया है। वो तरीका क्या है तो आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। वो तरीका है बच्चों कि आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज मत करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, P0A माइनस PS बाय PS। तो इस फॉर्मूले का वैल्यू होता था NB बाय NA, मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ A। आपको अगर याद आ रहा हो तो, नहीं तो अभी याद रख लो। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका थियोरिटिकल वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू। और अगर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो P0A माइनस PS बाय PS एक्चुअल इज इक्वल टू, तो आप यहां पर एक ही बार NB आता है तो आपको एक ही बार I इंटू NB करना होगा, I इंटू NB बाय NA। तो ये बच्चों इस तरीके से हमने अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया है। अब हम सभी फॉर्मूले को एक साथ लिख दे रहे हैं एक समरी के फॉर्म में, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। पहले ये जो लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां सबको एक साथ समरी के फॉर्म में यहां पर लिख दे रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़े हैं? चार पढ़े हैं। पाई, सभी एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इस बार हम लोग, एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पाई इज इक्वल टू होता है ICRT। दूसरा है डेल्टा TB, क्या होता है ये? I इंटू KB इंटू M, M है मोलालिटी। तीसरा है डेल्टा TF, ये होता है I इंटू KF इंटू M, M है मोलालिटी। और फोर्थ होता है P0A माइनस PS बाय P0A इज इक्वल टू I इंटू NB बाय NA प्लस I इंटू NB। तो ये चार फॉर्मूला मैंने समरी के तौर पर लिख दिया है। ध्यान रहे ये चारों फॉर्मूला एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, ठीक है ना, थियोरेटिकल नहीं। तो चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में अगर आपको कुछ सोल्यूशन दिया जाए और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज निकालने हो तो आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है आपको। कैलकुलेट, आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर NaCl, 1 मोलर NaCl एट 300 केल्विन। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि आपको थियोरेटिकल वैल्यू निकालना है या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आंसर है आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ही हमेशा निकालना होता है।
ठीक है ना, थियोरेटिकल वैल्यू आपको कभी नहीं निकालना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार कि थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर हो। वो कब होगा? वो तब होगा जब सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जाकर के डिसोसिएट नहीं करेगा या फिर एसोसिएट नहीं करेगा। यानी कि आई का वैल्यू 1 रख दो हर जगह, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, और आई का वैल्यू 1 रख दो तो पाई सी आर टी हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल वैल्यू, भले ही क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन किया जाएगा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आई का वैल्यू देखो, NaCl के लिए आई का वैल्यू निकाला जाए तो देखो NaCl इस तरीके से टूटता है। NaCl ये टूटता है दो पार्ट में, Na प्लस और Cl माइनस, और इसके लिए आई होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। जिस भी क्वेश्चन में अल्फा मेंशन्ड नहीं हो, अल्फा को मान लोगे 1, तो 1 प्लस n के वैल्यू बाद में सोचेंगे, अभी बाद में। अल्फा को मान लिया हमने 1, ठीक है। n होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, तो यहां से वैल्यू आ गया आई का 2। बस आपको इतना निकालना है और क्वेश्चन सॉल्व। इतना आसान क्वेश्चन है देखो। तो आई हो गया 2, सी कितना हो गया? सी हो गया 1 मोल पर लीटर। देखो 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर, इंटू आर और टी का वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हम आर और टी का वैल्यू रखेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इंटू केल्विन, ठीक है। और टी है आपका 300 केल्विन। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, पहले यूनिट का ध्यान दे दिया जाए। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया आपका, मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन, और फिर आपका बच गया यूनिट में सिर्फ ATM, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 49.2 ATM, ठीक है। देखो बच्चों, एक और बात ध्यान देने योग्य है कि आप जब भी किसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो आप इन यूनिट्स पर जरूर से जरूर ध्यान देंगे कि इनका यूनिट्स क्या है। अगर यूनिट्स आप सही से पुट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट ATM में आना चाहिए। अभी देखो यूनिट सारे इस तरीके से अरेंज हो गए, आंसर ATM में आ गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है ना। अदरवाइज हम सोचते रहते हैं आंसर का यूनिट क्या है। प्रेशर के तो बहुत सारे यूनिट होते हैं, ATM होता है, पास्कल होता है, कौन सा यूनिट लिखा है यहाँ पर, ये सब कंफ्यूजन नहीं रहता है जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू में यूनिट के साथ वैल्यूज को पुट करते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वो क्वेश्चन है बच्चों, AB इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप हमारे साथ क्वेश्चन लिखते चलिए, AB इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, A प्लस प्लस B माइनस में टूट जाता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ अल्फा इज इक्वल टू 0.5। अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विथ अल्फा इक्वल टू 0.5। what is the freezing point of one molal, small m means molal, 1 molal aqueous solution, AQ stands for aqueous, 1 molal aqueous solution of AB
1 molar aqueous solution of AB if Kf of water is equal to 2 Kelvin kg per mole and freezing point of water is equal to 273 केल्विन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है 273 केल्विन, वाटर का केएफ दिया हुआ है, वाटर में ए बी ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? ए बी जो टूट रहा है इस तरीके से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.5। तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में ए बी डाल दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बच्चों बहुत ही आसान है, आप लोग पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। फिर क्या करोगे, आपको निकालना है डेल्टा टी एफ और फॉर्मूला यूज करोगे I इंटू के एफ इंटू एम, दैट्स ऑल। अब आपको पूरा फोकस करना है बस I निकालने पर। I निकाल लिए, के एफ दिया हुआ है, M दिया हुआ है, चलो I निकालते हैं। तो देखो ए बी टूट रहा है दो पार्ट में, ए प्लस प्लस बी माइनस, I होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। 1 प्लस एन कितना है? सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1। तो n है 2 बाय 1 माइनस 1 और अल्फा इस बार दिया हुआ है कितना 0.5 इंटू 0.5। तो यहां से आपका आ गया 1.5, आई हो गया 1.5, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। देखो तो देखो आई का वैल्यू रखो 1.5 इंटू के एफ कितना है? के एफ है 2 केल्विन केजी पर मोल और एम कितना है? मोलैलिटी 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल पर केजी। हम इसीलिए यूनिट को बहुत आइडेंटिफाई करके पर्पसफुली लिखते हैं ताकि हमें सॉल्व करना आसान रहे। यूनिट को कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर किस यूनिट में आ रहा है। तो ये हो गया केजी से केजी कट गया, आपका आंसर आ गया 1.5 इंटू 2, ये आ गया 3 केल्विन। ये 3 केल्विन क्या आया है? तो 3 केल्विन आया है ए बी डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन डेल्टा टी एफ। कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ? क्लियर है ना? तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ? तो 3 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 273, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 केल्विन कम हो जाएगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहां पर आप लिखोगे तो यहां से आप लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 273 माइनस 3 केल्विन। कितना आंसर हो गया? 270 केल्विन। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन हो सकता था कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 होता है, ये आपको नहीं भी दिया जा सकता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक और क्वेश्चन है, वो है सोल्यूट ए इज अ टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट। टर्नरी का मतलब जो 3 भाग में टूटता है। कैसे टूटता है? तो ए से एक पोर्शन डी का बनता है और 2 पार्ट्स ई बनता है। ई पर नेगेटिव चार्ज और डी पर पॉजिटिव चार्ज है।
चार्जेस से आपको कोई खास मतलब यहां पर नहीं है। बी भी एक सोल्यूट है। बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बी डिसोसिएट नहीं होता है, नहीं टूटता है। इफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ बी, बी का 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रोड्यूसेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2p, 2p के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन, 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ A एट सेम टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो फिर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि B जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और B का 0.1 मोलर सोल्यूशन ले लिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, 2p हो गया। तो लिख लेते हैं, फॉर B ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, और I जो लगाएंगे, I कितना होगा B के लिए, तो I का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि B डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है ना। B टूटता ही नहीं है, इसके सोल्यूट के मोल्स बढ़ते नहीं है या फिर घटते नहीं है, चेंज नहीं करते, तो I1 हो गया, या I आप यहां पर नहीं भी लिख सकते हो। तो जो पाई B है वो कितना है, वो है आपका 2p, B का ऑस्मोटिक प्रेशर है 2p, I का वैल्यू हो गया 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है 0.1 मोलर, 1 इंटू 0.1 मोलर इंटू RT, RT को ऐसे ही रख देते हैं, इसका वैल्यू बाद में पुट करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। और यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, देखिए, ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग C के लिए ऐसा ही एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ C, सॉरी C नहीं, A ना, A के लिए ऐसा ही इक्वेशन बना लेते हैं। तो A का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है, तो आप लिखोगे पाई A इज इक्वल टू, पाई A क्या होगा, तो हो जाएगा I इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART, और यहां पर I का वैल्यू कितना होगा, ये ध्यान देने वाला बात है। A के लिए I का वैल्यू कितना होगा, तो चलो इसको हम साइड में यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसको कैलकुलेट करके मिटा देंगे। देखो A के लिए I का वैल्यू होगा I फॉर A के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो I का वैल्यू है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में A के लिए, नहीं, तो अल्फा को मानोगे 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 लिखेंगे इंटू 1। n कितना है, n होता है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि 2 है प्लस 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बाय 1 माइनस 1, कितना हो गया ये I का वैल्यू हो गया आपका 3। तो ये I निकाल लिया आप, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, देखो, तो I हो गया यहां पर 3, ठीक है, और फिर वैल्यू पुट करो, पाई A ही आपको कैलकुलेट करना है, देखो इसको कैलकुलेट करना है, ये हो गया 3, और CA का वैल्यू हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.05 मोलर, ये हो गया 0.05 मोलर इंटू RT। देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इसमें R तो चेंज हो नहीं सकता है, कांस्टेंट है दोनों जगह, और T दोनों जगह सेम लेना है, सेम टेम्परेचर। तो आपको ये निकालना है ना ये, तो आप RT का वैल्यू ये वाले इक्वेशन से यहां पे रख दो, आपको पाई A निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग RT का वैल्यू रखते हैं, फिलहाल हम ये मिटा देते हैं, ये वाला देखो,
अब आरटी का वैल्यू रखा जाए, तो इक्वेशन 2 को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 2 implies पाई ए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 0.05, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.15, 0.15 मोलर इंटू आरटी। आरटी का वैल्यू कितना है, यहां से देखो, यहां से आरटी का वैल्यू आपको इक्वेशन 1 से इधर रख देना है। तो यहां पर आरटी का वैल्यू देखो हम इधर रख रहे हैं आरटी का वैल्यू, तो यहां से आरटी का वैल्यू हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाय, ये पूरा क्वांटिटी जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी क्या है, तो 1 इंटू 0.1 यानी 0.1 मोलर। तो यहां हो गया 2p इंटू डिवाइड बाय 0.1 मोलर, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा आरटी का। अब देखो यहां से ये मोलर से मोलर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई ए इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 3p। ये आपका आंसर है, पाई ए इज इक्वल टू 3p। तो देखो बच्चों कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करते जाने हैं और अपने आप ये इक्वेशन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वो है एसिटिक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन इन बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर एसिटिक एसिड डाइमराइज कर जाता है, यानी दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। विथ डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, एसोसिएशन का जो डिग्री है वो है 0.5, यानी आधा, 50% डाइमराइजेशन हो जाता है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोल पर केजी, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। इफ KF एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है 6 डिग्री सेंटीग्रेड और KF है 5.12 केल्विन पर मोलल। तो ये आपके सामने देखिए बच्चों क्वेश्चन है पूरा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखोगे इस क्वेश्चन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है जो हो सकता है जे एडवांस के क्वेश्चन में नहीं भी दिया है, वो है एसिटिक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन इन बेंजीन। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपको जे एडवांस एग्जाम में न दिया रहे, वो इसलिए क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये चीज पता चल जाएगा अपने आप, और फिर आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप ऑर्गेनिक डिटेल में भी नहीं पढ़े। तो देखो एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, और एक और मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का COH और डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं। अच्छा, ये काम तब होता है जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हो, वाटर में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो वाटर के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर के ऑक्सीजन से H बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये वाला हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन से H बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन से बनाने का जरूरत नहीं है उसको। वैसे ही इस हाइड्रोजन को इसी ऑक्सीजन से H बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर खुद H बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में नहीं बनाते हैं H बॉन्ड, अगर इसको वाटर के अंदर डालोगे। ये तब बनाते हैं H बॉन्ड आपस में जब इसको बेंजीन या फिर ऐसे लिक्विड के अंदर डालो जो लिक्विड खुद H बॉन्ड बनाने के केपेबल नहीं है। तो ये देखो ये दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है।
इसी को बोलते हैं एसोसिएशन या फिर डाइमराइजेशन, दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक बन जाना। तीन मिलकर एक बनता तो ट्राइमराइजेशन बोलते हैं उसको। तो यहां पर देखो बच्चों, एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि बेंजीन में एसिटिक एसिड ही लो। यहां पर अगर आप CH3 की जगह पर बेंजीन लगा दो, बेंजीन रिंग लगा दो, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड भी डाइमराइज करता है किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। तो ये आप लोग याद रख लोगे, ध्यान रख लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर वही करेंगे, वेन हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि जब एसिटिक एसिड डालते हैं बेंजीन के अंदर तो डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना होता है। तो डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी M। अब देखो यहां पर बस I निकालना है, KF तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, और क्या दिया हुआ है? M। मोलैलिटी भी दिया हुआ है, देखो 1 मोलर। सिर्फ I निकालना है। एसिटिक एसिड को हम लोग मान लेते हैं A। देखो हुआ क्या है, A के दो मॉलिक्यूल A प्लस A, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और क्या बना लिए हैं? ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके A2 बना लिया है, दो मॉलिक्यूल मिल गए। तो इसके लिए बस तुम्हें I निकाल लेना है। I होता है 1 प्लस 1/n-1 इंटू बीटा। ये फॉर्मूला लगाते हैं जब दो चीजें जुड़ती हैं। जब टूटता है कोई एक चीज दो पार्ट में तो लगाते हैं 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। यहां पर बीटा क्या है? बीटा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, जो कि दिया हुआ है। कितना है? डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन 0.5 बीटा दिया हुआ है। ये हो गया 1 प्लस बीटा तो हो गया 0.5। अब ये देखो 1/n, 1 डिवाइड बाय n क्या है? तो एसोसिएशन में n होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। ये जो कोएफिशिएंट है ना 2, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले अपीयर करता है। तो n का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1/1 यानी 2/1 यानी 2 माइनस 1। तो ये सॉल्व करके आ गया बच्चों यहां से 3/4 या फिर 0.75 आ गया। देखो जब दो चीज जोड़ा है ना तो I 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यानी कि सोल्यूट के मोल्स कम हो गए हैं पहले की तुलना में। हो गया, I निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो डेल्टा TF इक्वल टू I है आपका 3/4 या फिर 0.75। KF है 5.12 केल्विन पर मोलल। यहां पर मोलल ही लिख दिया गया, M मतलब मोलल। यहां पर चाहो तो तुम लिख सकते हो मोल पर केजी या फिर मोलल ही रहने दो। इनटू मोलैलिटी है 1 मोलल, तो इस मोलल को भी मोल पर केजी लिख दो, इसको भी मोल पर केजी लिख दो, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहां से डेल्टा TF निकल करके आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो आ जा रहा है 3.84 केल्विन। तो ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डेल्टा TF का मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में इतना चेंज आया है। फ्रीजिंग पॉइंट घटा है या बढ़ा है? घटा है, क्योंकि ये डिप्रेशन है। तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? जितना पहले था उसमें इतना घट गया है। पहले कितना था? तो पहले था 6 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें घट गया है। कितना घटा है? देखो ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है इतना डिक्रीमेंट दिया हुआ है केल्विन में, इधर है सेंटीग्रेड में। तो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, वो केल्विन और सेंटीग्रेड में बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते हो
3.84 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से आ गया 3.84 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आंसर कितना आया आपका, देखो फ्रीजिंग पॉइंट फाइनली, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा और 8 4 हो गया 2.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन के आंसर को, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो, तब हम लोग अगले पार्ट्स पर चलेंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंपाउंड है PTNH3 4Cl4। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लग रहा है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड का नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकल कर गया है 0.54 केल्विन। वाटर का KF दिया हुआ है 1.8 केल्विन पर मोलर। तो बोला जा रहा है इस कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला, देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कई बार एम्स और जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो बोलोगे ये फॉर्मूला में क्या खास बात है। देखो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग 12th के एक चैप्टर में आगे चल के पढ़ाई करेंगे। उन चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूला में एक स्पेशल सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जो भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो सब एक साथ रहता है पानी में जाने के बाद, और जो बाहर है वो अलग हो जाता है। यानी कि ये इसको अगर पानी में डालोगे ये सब कुछ एक साथ रहेंगे, इससे कोई भी पोर्शन अलग नहीं होगा। इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा PTNH3 Cl3 और एक Cl बाहर आ जाएगा। इस Cl पे माइनस चार्ज होगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी हम लोग चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है सब एक साथ रहते हैं, जो बाहर है वो अलग हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली तुम्हें बताता है कि इस कंपाउंड का आई कितना होने वाला है। अगर ये फॉर्मूला रहे तो इसको पानी में डालोगे तो इसके मोल्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इसके लिए आई हो जाएगा तुम्हारा 1। इसको पानी में डालोगे तो ये पूरा का पूरा टूट जाता है, बेसिकली ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, तो आई डायरेक्टली इसके लिए कितना हो गया 2 हो गया। आप चाहे तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। और देखो अल्फा तो हमेशा 1 होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अल्फा कितना होता है 1। तो ये पार्ट हमेशा अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो अल्फा को 1 मान लोगे तो ये हो जाएगा 1 + n-1 यानी कि n। आई हो जाएगा n के बराबर, और n क्या है, n हैज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि 1 है, तो n है 2। n मतलब बेसिकली कितने पार्ट्स में टूटा वही n होता है, और n ही i के बराबर हो जाता है। तो देखो अगर कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इसका i होगा 2। अगर कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला ये है तो ये देखो क्या होगा, PTNH3 इसके अंदर सॉरी Cl2 भी है, Cl2 प्लस 2 Cl बाहर हो गया, तो 3 पार्ट में टूटा है, यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पार्ट प्लस 2 पार्ट 3 पार्ट, तो आई हो गया 3। और ये वैसे ही 4 पार्ट में टूट जाएगा। देखो 1 पार्ट ये वाला अलग रह जाएगा और 3 पार्ट Cl, 4 पार्ट में, इसके लिए आई हो जाएगा 4। तो बेसिकली
इस कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये डिपेंड करेगा इस कंपाउंड का आई कितना निकल करके आ रहा है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन से क्या निकालना होगा, आई का वैल्यू निकालना होगा। I2 मतलब B, I1 मतलब A, I का वैल्यू 3 मतलब C, इस तरीके से। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ, तो आप बोल सकते हो डेल्टा TF, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को हम, I इंटू KF इंटू M, और डेल्टा TF कितना है, वो है 0.54 केल्विन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, डेल्टा TF दिया हुआ है। आई कितना है, आई तो आपको नहीं पता है, आई ही निकालना है, इंटू KF कितना है 1.8 केल्विन पर मोलल, इंटू इस मोलल को लिख सकते हो मोल पर केजी, केल्विन पर मोलर, इंटू M कितना है, तो यह 0.1, 0.1 मोलर। अब देखो ये मोलर से मोलर कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट गया, और आई का वैल्यू तुम्हारा आ गया 3। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पहले, कितना आसान क्वेश्चन है। I3 निकल गया। अब देख लो कौन सा इसमें से 3 पार्ट में टूटने वाला है, दैट्स ऑल। ये नहीं टूट रहा है, आई इसके लिए 1 है। ये 2 पार्ट में, इधर एक और एक Cl, आई इसके लिए 2 है। ये टूटेगा 3 पार्ट में, एक पार्ट ये पूरा, ये Pt वाला ये पूरा, और 2 Cl यहां से बाहर निकलेगा, 3 चीज निकलेंगे, आई हो गया 3। आपका आंसर हो गया C। बच्चों अब हम लोग एक नए तरीके के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, वो ये कि NaCl अगर आपको पता है कि पानी में डालेंगे और ये टूट जाएगा, तब तो आपके लिए काम बहुत आसान है। आप Na प्लस लिख दोगे प्लस Cl माइनस और बोल दोगे I इक्वल टू 2 है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये टूटता है या फिर नहीं टूटता है, तो आप क्या करोगे? तो आपको करना क्या पड़ेगा, उस पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो NaCl का मोलर मास कितना है, तो इसका मोलर मास है 23 आपका Na का हो गया, और 35.5 हो गया Cl का, और जोड़ करके आ गया 58.5, और यूनिट यूज कर लेते हैं ग्राम पर। ये मोलर मास है NaCl का, और ये मोलर मास तब है जब NaCl जुड़ा हुआ है। अगर NaCl वाटर में जाने के बाद टूट जाता है, तब जो आपको मोलर मास कोई पूछेगा, तब आप NaCl जुड़ा हुआ का मोलर मास नहीं बताओगे। अगर ये टूट जाता है तो इसका जो मोलर मास हम रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे किसी को, वो बताना पड़ेगा Na का 23। एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मास है 23 और दूसरे का मास है 35.5। चूंकि दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं है, एक साथ होता तो जोड़ के लिख देते, दोनों अलग अलग है। अब अगर कोई इस दोनों का अलग अलग का मोलर मास पूछे, तो आप इस दोनों का एवरेज वैल्यू बताओगे, और वो हो जाएगा 23 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल, और ये वैल्यू आ गया 29.25 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस दोनों जो अलग अलग मोलर मास है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। अगर आप NaCl जुड़ा हुआ है, पूरे का मोलर मास निकालो, तो इसको बोलते हैं M थियोरिटिकल। क्या बोलते हैं? M थियोरिटिकल, या फिर M थियोरिटिकल वर्ड जहां पर भी आता है बच्चों, उसको कैलकुलेटेड बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड। यह है M थियोरिटिकल,
और ये जो मोलर मास आता है, जो आपने एवरेज निकाला इस दोनों का, ये तब होगा जब ये टूट चुका है दो पार्ट में, NaCl जुड़ा हुआ नहीं है। इस मोलर मास का एक स्पेशल नेम है, इसका नाम है एम एक्सपेरिमेंटल मोलर मास और एम ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड वर्ड ज्यादा यूज होता है, जे में जब भी क्वेश्चंस आए हैं तो एम ऑब्जर्व्ड करके आया है, तो इस मोलर मास को बोलते हैं एम ऑब्जर्व्ड। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर पता करना है कि NaCl टूटता है या नहीं टूटता है, तो आपको एम ऑब्जर्व्ड निकालना पड़ेगा। एम ऑब्जर्व्ड अगर एक थियोरेटिकल के बराबर आ जाए, यानी कि ये जुड़ा हुआ है, और अगर बराबर नहीं आए तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जब ये दोनों बराबर ना हो तो आप एक रेशियो निकालेंगे। कौन सा रेशियो, एम थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व्ड। एम थियोरेटिकल डिवाइड बाय एम ऑब्जर्व्ड, और ये रेशियो देखना, ये आई के बराबर हो जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर। क्या देखो ये आई के बराबर हो रहा है, तो देखो एक बार, एम थियोरेटिकल आपके पास है 58.5 ग्राम पर मोल और एम ऑब्जर्व्ड है 29.25 ग्राम पर मोल। देखो तो क्या ये वैल्यू 2 के बराबर आ रहा है, ये 2 आ गया। देखो तो ये आई का वैल्यू अगर ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल बराबर नहीं है तो आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा, एम थियोरेटिकल बाय एम ऑब्जर्व, जो कि आई के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, और आई अगर आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसका मतलब आई 2 आ गया यानी 2 पार्ट में टूट रहा है, आई 3 आ गया यानी 3 पार्ट में टूट रहा है, और इस तरीके से आप समझ सकते हो। आई निकलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, एम थियोरेटिकल तो निकाल लोगे, NaCl जो भी एक साथ है सबको जोड़ दोगे, एम ऑब्जर्व निकालोगे कैसे, अगर आपको पता ही नहीं कि टूट सकता है, अगर आपको पता ही नहीं कि NaCl Na प्लस और Cl माइनस में ही टूटता है, तो आप एम ऑब्जर्व निकाल नहीं पाओगे। तो एम ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग तब क्वेश्चन पर चलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे। I इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल बाय एम ऑब्जर्व्ड, जहां पर एम होता है मोलर मास। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एम ऑब्जर्व्ड कैसे निकाला जाए, अगर हमें पता ही नहीं है कि NaCl टूटता है या फिर नहीं टूटता है। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे अभी मेरे साथ। क्वेश्चन है, if osmotic pressure of 1 molar NaCl, if osmotic pressure of 1 molar NaCl at 300 Kelvin is 49.2, sorry, osmotic pressure of 1 molar NaCl नहीं, 58.5 ग्राम NaCl। क्वेश्चन है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 58.5 ग्राम NaCl at 300 Kelvin is 49.2 atm in 1 liter aqueous solution। ठीक है, 58.5 ग्राम NaCl कहां पर है, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर है। टेम्परेचर है 300 केल्विन और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 49.2 atm। देन कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड
मोलर मास ऑफ NaCl। तो NaCl का ऑब्जर्व्ड मोलर मास आप कैलकुलेट कर लो, वहां से आपको I पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि NaCl टूटता है या फिर नहीं टूटता है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखो, आपको सबसे पहले पाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पाई इज इक्वल टू होता है CRT। सी क्या होता है? सी होता है मोल ऑफ सोल्यूट, N स्टैंड्स फॉर मोल, बाय V सोल्यूशन, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इंटू R इंटू टी। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग को इस फॉर्मूले पर वैल्यूज पुट करना है। तो पाई का वैल्यू है 49.2 ATM, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। लेकिन जब आप ऑब्जर्व्ड मोलर मास आपसे पूछा जाए तो आप मोल निकालने में इसका थ्योरेटिकल मोलर मास यूज नहीं करोगे। कौन सा मोलर मास यूज करोगे? ऑब्जर्व्ड मोलर मास यूज करोगे, जो कि अभी आपको पता नहीं है। तब क्या करोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखोगे मास बाय मोलर मास। मास हो गया 58.5 ग्राम और मोलर मास को मान लीजिए x। कोई पूछे x क्या है तो लिख दोगे x इज इक्वल टू, बाद में लिख देंगे इधर हम लोग, x इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1 लीटर। R का वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल केल्विन और T है 300 केल्विन। अब कोई तुमसे पूछ रहा है भैया इसमें x क्या माने हो तुम? तो x क्या है? x है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। किसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास? ऑफ NaCl। NaCl का ऑब्जर्व्ड मोलर मास है x। ध्यान रहे, जब आप ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोल निकालने के लिए मास बाय थ्योरेटिकल मोलर मास नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कोई दिक्कत? अब कोई बोल सकता है सर आप इस फॉर्मूले में आई क्यों नहीं यूज कर रहा है? तो उसका आंसर सिंपल है, हमें तो पता ही नहीं कि NaCl टूटता है या नहीं टूटता है। क्लियर है ना? तो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम मोलर मास की जगह पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास लिख दे रहे हैं। आई का ख्याल वो अपने आप रख लेगा। आई का ख्याल कौन रखेगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास रख लेगा। हमको इस फॉर्मूले में अलग से आई लगाने का जरूरत नहीं है। अब यहां से बस आप x निकाल लो और देखो ऑब्जर्व्ड मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास के बराबर है या नहीं है। हालांकि आपका क्वेश्चन तो यहीं तक कंप्लीट है कि x का वैल्यू निकालें। चलो देखते हैं, यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। देखो यहां से ATM से ये ATM कट गया, ये लीटर से ये वाला लीटर कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया। अब इधर बचा है ग्राम और डिवाइड बाय इधर बचा है मोल, और x को इधर ले आओ तो यहां से x निकल करके आ जाएगा। देखो सारा कैलकुलेशन कर लोगे तो x आएगा तुम्हारा 29.25 ग्राम पर मोल। ये आ गया m ऑब्जर्व। ठीक है, ये क्या है? m ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास इतना आ गया। अब देखिए इस बात को कि अब ये क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो गया है। अब हम आपको एक एक्स्ट्रा बात ये बता रहे हैं कि ऑब्जर्व मोलर मास देख करके आप पता लगा सकते हैं कि टूटा होगा या फिर नहीं टूटा होगा। कैसे? तो देखो अब क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू M थियोरिटिकल बाय M ऑब्जर्व्ड
तो m थ्योरेटिकल कितना है? m थ्योरेटिकल है 58.5 ग्राम पर मोल। देखो मास हमने लिया है यहाँ पर, भले ही इस क्वेश्चन में मास भी इतना ही था। ये m कैसे कैलकुलेट किए हैं? तो NaCl का Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5 एटॉमिक वेट, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। और ऑब्जर्व्ड है आपका वो है 29.25 ग्राम पर मोल, और यहां से आंसर आ गया I = 2, यानी कि NaCl दो पार्ट में टूट रहा है। तो ये फिलहाल हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा था जो हम बता रहे थे कि अगर आपको ऑब्जर्व मोलर मास पता चल गया तो आप पता कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट टूटता है या फिर नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप फॉर्मूले में ऑब्जर्व्ड मोलर मास यूज करेंगे तब उस फॉर्मूले में आई आपको अलग से लगाने का जरूरत नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास आई का ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एंड होता है। अब आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा इसके ऊपर वो आपको सॉल्व करना है।